क्या आपको पता है ये जो शहद होता है और ग्लिसरीन होती है वो इतनी हैवी क्यों होती है? और अगर हैवी होती है तो वो वाटर में इतनी जल्दी सॉल्युबल हो क्यों जाती है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा क्यों होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि और जितनी भी कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक उनका बॉइलिंग पॉइंट तो कम होता है? ऐसा क्यों होता है? इस टाइप के क्वेश्चंस के जवाब देती है हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है आज की वीडियो में हम जानेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री सार। और आज हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसके बारे में इसकी एप्लीकेशंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जाने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। देखिए, नाम से पता लग रहा है कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। वाटर मॉलिक्यूल में होता क्या है? वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, अभी हम पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है हमने, वेस्पर थ्योरी पढ़ी है, हम जान रहे हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर होती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल की। तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से आपस में जुड़ते हैं जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हो जाता है। भाई कोई भी कंपाउंड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वो टूटना नहीं चाह रहा है। टूटना क्यों नहीं चाह रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं बॉन्डिंग हो रही है। अब बॉन्डिंग किस टाइप की हो रही है? डेट इज कहा गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये क्या होता है? जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एक एटम किसी एक ऐसे एटम से बॉन्डेड हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो। क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो। अब हाई किसकी होती है? पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की, एंड देन उससे कम नाइट्रोजन की। यही तीन होते हैं जिनसे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट, और इन्हीं तीनों से हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जब हाइड्रोजन इन तीनों से बॉन्ड होता है तो बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे? वो देखिए। कहाँ कहाँ मिलेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखो, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये तो एक कंपाउंड है हमारे पास, और हाइड्रोजन फ्लोराइड के कंपाउंड में क्या फिनोमिना होता है ये देखिए। किस टाइप से होती है? इस टाइप से। क्योंकि HF की स्ट्रक्चर कैसी होती है? लीनियर। अब आप इसे बीच में बॉन्ड दिखाओ या नहीं दिखाओ, ये आपकी इच्छा है, गलत कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये HF के मॉलिक्यूल लीनियर आ गए और इस तरह से बॉन्डिंग हो गई। डेट इज कॉल्ड, इसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या H बॉन्डिंग। अब जिस तरह की स्ट्रक्चर उस तरह से हम बॉन्डिंग दिखाएंगे। बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरह से दिखाएं बॉन्डिंग, इसलिए मैंने क्लियरली बताया HF की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, लीनियर होती है, सिंगल बॉन्ड होता है, लीनियर है, तो लीनियर ही आपस में जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से होते हैं? लीनियर ही आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, अब वाटर मॉलिक्यूल में किस तरह से होती है? भाई, वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बेंट होती है, हमने बेंट पढ़ी थी। तो इसमें ये देखो आप, ये एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है इस तरह से, फिर एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह से आपस में जुड़ते चले जाते हैं। देखो, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से जोड़ना है और ये इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं। ये हो गई हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गई बात? अब क्वेश्चन आता है, अमोनिया के साथ किस तरह से होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्या अमोनिया में होती है? यस, क्यों नहीं होगी अमोनिया में? देखो, NH3 है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल, इसकी भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगी? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हमें क्या ध्यान रखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है किससे? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से जो बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब कौन कौन सी कंडीशंस होती है इसकी, पहले आप लिख लीजिए थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। लिखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन attractive force between H atom of one molecule
with the more electronegative atom as फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन of another molecule। ठीक, ये कैसा होता है? इट इज वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड से वीक होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब कौन कौन सी कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? देखो, कंडीशन ये होती है, पहली कंडीशन ये है, जो हाइड्रोजन से जुड़े वो कैसा एटम होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, जो हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो। पहली कंडीशन तो ये आती है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लोन पेयर होना जरूरी है। भाई देखो, बॉन्ड कब बनता है? बॉन्ड कब बनता है? इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। जैसे एक मकान कब खड़ा होता है? ईंटों की आवश्यकता होती है। तुम्हें एक दीवार खड़ी करनी, तुम्हें ईंट भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, ठीक है ना। अगर तुम वैसे ही दीवार खड़ी कर रहे हो कच्ची, तो भी तो ईंट के ऊपर एक ईंट रख के दीवार खड़ी करोगे। जैसे बच्चे बचपन में खेल खेलते हैं तो क्या करते हैं? ब्लॉक्स बनाते हैं, तो प्लास्टिक के ब्लॉक्स जोड़ जोड़ के तभी तो दीवार खड़ी करते हैं। ब्लॉक्स ही नहीं हो तो दीवार कहाँ से खड़ी करोगे? दिमाग में खड़ी करोगे। ऐसे यहाँ पे भाई लोन पेयर होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लोन पेयर होने चाहिए। अब देखो जरा, क्या इन तीनों पे लोन पेयर है? फ्लोरीन पे जब HF मॉलिक्यूल बनता है तो देखो फ्लोरीन पे क्या है, ये इस तरह से बन रहा है। फ्लोरीन के ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? फटाफट बताओ। 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में हो गया यूज, बाकी वही 3 लोन पेयर बचे हैं इसके पास, बना सकता है आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरी केस में वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर 2 इसके ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए, बाकी बचे 4, यानी कि 2 लोन पेयर इस पर भी अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन भी बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया में देखो, अमोनिया में क्या कंडीशन है? यहाँ पे क्या है? 3 बॉन्डिंग कर रहा है ये, और 2, क्योंकि 5 होते हैं ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में, तो 1 लोन पेयर इसके पास भी है, तो यानी कि लोन पेयर है, इसका मतलब ये बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गई बात? और इसकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड से वीक बॉन्ड होता है, इसलिए इसकी एनर्जी भी कम होती है। एनर्जी लगभग जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी 8 किलो जूल पर मोल से लेकर 45 किलो जूल पर मोल तक होती है, ठीक है ना। इतनी एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है, ठीक। तो ये तो हो गई आपकी 3 कंडीशंस। अब इसके बाद टाइप्स आते हैं इसके, कितने कितने टाइप्स हैं इसके, ठीक है। टाइप्स लिख लीजिए। मेनली 2 टाइप्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं, एक है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। अब ये क्या होता है भाई? इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे अभी हमने किस में पढ़ा? HF में पढ़ा। HF के 2 मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में हो रही है बॉन्डिंग, डेट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूल, यानी कि 2 अलग मॉलिक्यूल उनके बीच में बॉन्डिंग, डेट इज इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इंट्रा यानी कि एक में ही कोई एक मॉलिक्यूल है, उसी के अंदर बॉन्डिंग हो रही है। जैसे सैलिसिल्डिहाइड, आप बड़े बड़े कंपाउंड्स ले लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अक्सर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखी जाती है। देखो, सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मूला पहले समझ लो, ये होता है, ये क्या होता है? सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। अब इसमें किस तरह से बॉन्डिंग हो सकती है? क्या हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती? यहाँ देखो H, और ऑक्सीजन की निगाह H पर गई, भाई मैं अपने लोन पेयर्स को दे दूंगा, H बॉन्डिंग हो जाएगी। किस तरह से होती है देखो, अब इसको हम थोड़ा सा खोल के लिख लेते हैं। CHO कुछ इस तरह से है, यहाँ पर OH है, बस हो गई दोनों की बॉन्डिंग, डेट इज इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो उससे क्या हो गया? मॉलिक्यूल अपने ही घेरे में फंस गया। जैसे आप बताओ, आपके घर में आपसे ज़्यादा बोलने वाला कोई नहीं है, आप अकेले अकेले रहते हो, ठीक है। तो आप किसी पार्टी में गए और आपको आपके जैसे दोस्त मिल गए, आपके जैसे लड़के मिल गए, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? उनसे दोस्ती बना लोगे,
कि भाई मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ, पार्टी में गया तो मुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगा, उससे दोस्ती कर लूँगी। तो डेट इज इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। आप कहीं पार्टी में गए और आपको आपके जैसे दोस्त मिले और आप दोनों की बॉन्डिंग हो गई, डेट इज इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। और इंट्रा में क्या है भाई, आपके घर में ही 10-15 सदस्य हैं, उसमें आपका भाई है, बहन है, सब आपके जैसे हैं, खूब घुल मिल के रहते हैं, अपने आपस में लड़े पड़े हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर। अपने ही घर में ही इतने बिजी हैं कि भैया बाहर वालों से कोई मतलब ही नहीं है, बाहर वालों से कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं है। क्यों? समय नहीं उनको देने के लिए, बाहर वालों को देखने का, उनसे बात करने का समय नहीं है, तो अपने ही चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं, डेट इज इंट्रामोलिकुलर। अब मुझे एक बात बताओ, जो कि इंट्रामोलिकुलर है, तो इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है? एक चीज समझ में आ रही है, बहुत बड़ी बात, एक बात समझ में आ रही है, ये जो इंटरमोलिकुलर है ये घुल मिल गए, यानी कि कैसे होंगे, ज्यादा सॉल्युबल होंगे, ठीक है। यहां से एप्लीकेशंस भी जुड़ जाती हैं, क्या, सॉल्युबिलिटी, ये घुल मिल गए यानी कि ज्यादा सॉल्युबल हुए। और यहाँ देखो कि अपने में ही घूमे पड़े हैं, दुनिया जहां से मतलब नहीं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, घट गई, ठीक है। यही वजह है कि इंटरमोलिकुलर की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है और इंट्रामोलिकुलर की सॉल्युबिलिटी कम होती है। आई बात समझ में आई? ठीक है। अब एक बात बताओ, जब पार्टी में घुल मिल गए हो अपने दोस्तों के साथ, तो उनको छोड़ के जाने का मन करेगा? बताओ, तुम अकेले रहते हो घर में और दोस्त अपने जैसे मिल गए हैं, कहीं पार्टी में गए या कहीं कहीं भी गए, अपने कोई इवेंट हो रहा है वहाँ गए, तो क्या मन करेगा उनको छोड़ के आने का? नहीं करेगा ना। इसका मतलब क्या, छोड़ने का मतलब क्या, डेट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम किसी भी चीज़ को बॉयल कर रहे हैं, यानी कि उसको हम कह रहे हैं कि तू जो पानी या जो लिक्विड फॉर्म में है बंधे हुए मॉलिक्यूल, इनको ब्रेक कर दो और ये वेपराइज होके उड़ जाए। यही तो होता है बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, एक ऐसा पॉइंट जहां पर लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर्स की फॉर्म में बदल जाए। तो इसको इससे कनेक्ट करो, आप अपने दोस्त से जुड़े हुए हो, फ्रेंडशिप हो चुकी, खूब गप्पे लड़ा रहे हो, क्या आपका मन करेगा उससे हट के अपने घर में अकेले आने का? नहीं मन करेगा। तो क्या आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? आप छोड़ के जाना नहीं चाहोगे, तो यानी कि आपको छोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इट मीन्स क्या, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ही कम है, दुनिया जहान में घुले मिले ही नहीं है। ये लोग पार्टी में गए तो अपने में ही उलझे हुए हैं, अपनी ही लड़ाइयाँ चल रही हैं कि दुनिया जहान से कोई मतलब ही नहीं, तो क्या उनका अपने घर में आने की पॉसिबिलिटी है? भाई इससे तो बहुत ज़्यादा है, कहीं दोस्ती हुई नहीं है, कहीं पर ही वो इंगेज हुई नहीं है। इट मीन्स क्या, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अरे बात समझ में? क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई, जिस भी कंटेनर में है ये अपने आप में ही उलझे हुए हैं, अपने ही आपस में बॉन्डिंग कर रखी है, किसी और अनदर मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग करी नहीं है। तो जब अनदर मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग ही नहीं है, तो उसे डिटैच होने के लिए एनर्जी ज़्यादा थोड़ा देनी पड़ेगी, थोड़ी सी एनर्जी दी और फटाक से ही उबल गए, यानी कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इतना क्लियर हो गया? सॉल्युबिलिटी इफेक्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट, ठीक है। अब होता क्या है, ये तो हो गया आपका 2 पॉइंट्स, यहाँ पे अब 2 पॉइंट्स कवर अप हो गए हैं, सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गई बात? अब यही वजह है कि वाटर में अल्कोहल क्यों सॉल्युबल है। देखिए इंटर और इंट्रा का तो यही इंट्रोडक्शन था, आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ इसकी एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस में आप यही पॉइंट लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट डाल के कि सॉल्युबिलिटी की बात हम करें तो सॉल्युबिलिटी इंटर की ज़्यादा होती है और इंट्रा की कम होती है। तो लिख लीजिए आप, इसमें ये आ रही हैं आपकी एप्लीकेशंस। सॉल्युबिलिटी इंटर की ज़्यादा और इंट्रा की कम, आपने आप खोल के इसको लिख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने अभी पीछे दे ही दिए। क्या वजह है, क्वेश्चन ये आता है कि अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है, तो अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है, देखो
ROH, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ उसको। यही तो होता है, जैसे C2H2OH एथाइल अल्कोहल, PP के पड़े रहते हैं रास्तों में, वो एथाइल अल्कोहल है ये, तो उसका जनरल फॉर्मूला ROH। अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ROH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ROH। अब ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी होती है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल से किस तरह से हो सकती है वो भी देख लो आप। जैसे इसके पास 2 लोन पेयर है, ठीक है। अब इसने ROH के साथ बॉन्डिंग करी। दूसरा केस इसका ये है कि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर ले। यहाँ पर क्या है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ जाए, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। अब इसका फिर इससे जुड़ जाए, डेट इज ये अल्कोहल, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये अल्कोहल, हो गई इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। आपस में भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, तो क्या है ये सॉल्युबल हो जाएगा। कई तो अल्कोहल पानी में फटाक से सॉल्युबल हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो ये तो आगे आपका सॉल्युबिलिटी फैक्टर। अब आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी आप क्या लिख सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग जिनमें होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, यही पॉइंट आ जाएगा आपका, और इंट्रा में कम होता है। एक्सप्लेनेशन आप एग्जाम्पल से दे सकते हो। बाकी एक्स्ट्रा कुछ बात मैं कहूँ तो वो ये है, आपसे ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आप इसमें बताओ HF, HCl, HBr, HI, ये हैलोजन एसिड्स हैं सारे, ठीक है। इसमें बताओ कंपेयर करके कि किसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसका होगा। ऑर्डर बताओ आप इसमें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। ऑर्डर बताओ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, कैसे बताएंगे। देखो ये तो आपको दिख रहा है कि HF में सबसे ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है भाई, हमने यहाँ लिख दिया HF का सबसे ज़्यादा। अब इसमें आपस में कैसे कंपेयर करें, इसको कैसे जाने, तो इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि जैसे जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, देखो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन का, नीचे ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, ग्रुप के एलिमेंट हैं ये हैलोजन, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे वॉन डर वाल फोर्सेस बढ़ते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होते हैं, वॉन डर वाल फोर्सेस। तो वॉन डर वाल फोर्सेस बढ़ते जाते हैं और जिसकी वजह से जो है इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। क्लियर हो गई बात, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो यानी कि इट मीन्स HCl, HBr और उससे ज़्यादा HI और देन उससे ज़्यादा HF, ये हमारा हो गया ऑर्डर, ठीक है। आई वासन में ये हमारा हो गया ऑर्डर, तो ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई बात। अब ये तो केस रहा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था ये। अब यही बात हम करें मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर की, तो क्या यही होगा, नहीं, ये नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट के केस में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट के केस में कुछ ऐसा होता है, एक्सेप्शनली एक एक्सेप्शन है, इनको आपस में ट्विंग कर दो, जगह स्विप कर दो, ठीक है। ये इधर चला जाएगा और ये इधर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इसको वॉन डर वाल फोर्सेस फैक्टर है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फैक्टर से ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट HI का सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनली हो जाता है, ठीक है। अब आप इसे एक्सेप्शन मान लो, मैंने बताया था एक्सेप्शन केमिस्ट्री के चांद सितारे हैं जिसे हम छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे आसमान अगर केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन उसके चांद सितारे हैं, ठीक है। तो उसको बहुत प्यार से पढ़ना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो भैया, इंपॉर्टेंट वही बन जाता है जो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को पढ़ लो, सब चीज़ें याद हो जाएंगी, फटाक से एग्जाम में आंसर दिया। क्लियर हो गई बात, तो ये एक्सेप्शन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मेल्टिंग पॉइंट का एक्सेप्शन है, ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। अब यही केस आता है बिल्कुल सेम टू सेम, ये तो हैलोजन एसिड्स हो गए, ठीक है ना। हमने क्या बताया था, 3 में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन का क्या रूल रहता है। देखो ऑक्सीजन में क्या है कंडीशन, ऑक्सीजन फैमिली के जो कंपाउंड्स हैं H2O, H2S, H2SC एंड H2TE, ठीक है। अब इनमें क्या रहता है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, इनमें बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर रहता है वो आप बताओ फटाक से। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट
लग रहा है, वॉन डर वाल फोर्सेस बढ़ रहे हैं, यहाँ ज़्यादा होगा, लेकिन H2O के केस में एक्सेप्शनली सबसे ज़्यादा होगा ड्यू टू H बॉन्डिंग। तो यहाँ तो सब क्या फैक्टर कर रहा है, वॉन डर वाल फोर्स फैक्टर काम कर रही है, और यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, H बॉन्डिंग का फैक्टर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इसका ऑर्डर हो गया किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब एक चीज़ और आती है इसमें एप्लीकेशंस में, डेट इज एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। डेट इज एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के एसोसिएशन में क्या होता है, देखो जैसे एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड, ठीक, इसमें एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है, देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3COOH, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है ना, अब इसमें होता क्या है, दो मॉलिक्यूल इसके जुड़ जाते हैं आपस में। क्यों? क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किस तरह से, देखो ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो गई, ये हमारा एक दूसरा मॉलिक्यूल, और देखो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से देखो, इसकी स्ट्रक्चर होती है ये CH3COOH। ठीक है ना, हम ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इसकी। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, एक O की एंडिंग ये है, ये H की एंडिंग है। क्या रिवर्स आपस में जुड़ सकते हैं? एक दूसरा मॉलिक्यूल आया, ये एक मॉलिक्यूल हमारा, दूसरा मॉलिक्यूल आया, और इसका O इसके S से, इसका H इसके O से जुड़ गया। डेट इज क्या, दोनों तरफ की क्या हो रही है, डेट इज H बॉन्डिंग हो रही है, और ये हमारा क्या बन गया, डेट इज डाइमर बन गया। इसको हम क्या बोलेंगे, डाइमर। अब क्या, ये स्टेबल नहीं होगा, डाइमर स्टेबल नहीं होगा? यस, स्टेबल होगा। तो क्या होगा, एप्लीकेशन क्या है इसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल एसोसिएटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली बढ़ जाती है। क्लियर हो गई बात? एक ये भी इसका इफेक्ट है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट और है, लास्ट एप्लीकेशन, वो भी आप लिख लीजिए, डेट इज विस्कोसिटी। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि क्या वजह है कि शहद, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल, ये सब बहुत भारी लिक्विड होते हैं। उसका रीज़न क्या है बताया था मैंने। उसमें होता क्या है, ग्लिसरॉल में OH बॉन्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। ग्लिसरॉल में OH बॉन्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर CH2H, CHOH, CH2H। अब आपको देखो इस ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में कितने OH हैं, ये जितने OH हैं उतने हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये करते जाएंगे, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो ये वाटर में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इससे होता क्या है, एक तो सॉल्युबिलिटी इनकी बढ़ गई, और दूसरा क्या है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा वो डेंस होता जाएगा, और डेंस होने से विस्कोसिटी बढ़ेगी, और जब विस्कोसिटी बढ़ेगी तो सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा। यानी कि क्या निकल कर आया, मोर H बॉन्डिंग, जितनी H बॉन्डिंग होगी उतनी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, और उतना ही सरफेस टेंशन बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज डायपोल मूवमेंट। अब हम इस पर चलते हैं। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, देखिए मैंने दो एलिमेंट लिए और उनकी बॉन्डिंग करी, जैसे मैंने H लिया और Cl लिया, बॉन्ड बन गया। अब आप ये ध्यान से देखो, क्या दोनों के बीच में पॉलरिटी होगी? हमने अभी फैजान रूल पढ़ा था। फैजान रूल क्या कहता है, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक होता है, उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, यानी कि मिक्सिंग होती है, थोड़ा कोवेलेंट थोड़ा आयनिक। ठीक, क्यों हो रहा है ऐसा? क्या इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ डिफरेंस है? ये बताओ भाई, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाइड्रोजन हमारा पीरियोडिक टेबल में इधर आता है और क्लोरीन इधर आता है। क्लोरीन तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या पोलैरिटी डेवलप होगी? क्या पॉजिटिव और निगेटिव पोल बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? देखो ये स्लाइटली निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, हाँ भाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो एक पोलैरिटी डेवलप होगी, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। पोलैरिटी डेवलप होने से क्या होगा?
क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा। और अब ये डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है जो यहाँ पर चार्ज डेवलप हुआ किसी एक के पास। देखो जितना चार्ज यहाँ होगा पॉजिटिव, उतना ही चार्ज नेगेटिव यहाँ होगा, ये हमें पता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, जितना यहाँ उतना वहाँ। तो जब चार्ज डेवलप होगा तो चार्ज डेवलप होने से क्या होगा, एक डाइपोल बन जाएगा। डाइपोल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक ऐसा पोल जहाँ पर दोनों अपोजिट चार्ज मॉलिक्यूल्स रखे होते हैं, ये एक डाइपोल बन जाता है। कहते हैं ना एक छड़ी, डेट इज एक छड़ी जिसके एक कोने पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे कोने पे नेगेटिव चार्ज है, डेट इज डाइपोल। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा डेट इज डाइपोल। तो ये डाइपोल केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड्स में भी क्रिएट हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, डाइपोल क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में डाइपोल क्रिएट हो रहा है। तो डाइपोल का मतलब क्या होता है, कोई भी एक चार्ज आप उठा लो, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कोई भी एक चार्ज उठा लो, चाहे पॉजिटिव उठाओ या नेगेटिव, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, उसको मल्टीप्लाई कर दो उनके बीच के डिस्टेंस से। डिस्टेंस कितनी है दोनों चार्ज के सेंटर्स की। जैसे मान लिया, इसको मैं क्लियरिटी से बना लेती हूँ, एक हमारे पास एक ये है और एक दूसरा ये है, ठीक है। थोड़े के लिए मान लो इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, इन दोनों को हमने मिला दिया, तो इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी डेट इज कहलाएगी डिस्टेंस। इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, डेट इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट, और उसको म्यू से रिलेट करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया हमारा डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट डाइपोल मूवमेंट का। चलिए लिखिए इसको। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू अपोजिट charges and distance between the centers of both charges. Dipole moment. Mu is equal to Q into D. Q क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑन एनी वन एटम। ये बात ध्यान रखनी है, कई बच्चे गलती करते हैं दोनों चार्ज उठा लेते हैं, नहीं, केवल एक चार्ज लेना है, ठीक है। चाहे अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। और डी है डिस्टेंस बिटवीन चार्ज्ड एटम्स, ठीक है। अब हम इसको निकाल के देखें ना, ऐसे क्या समझ में आएगा। मैं आपको ऑर्डर बता दूं यूनिट की तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो हम इसको निकाल के देखेंगे, ठीक है ना, तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया HCl, क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए HCl, ठीक। अब यहाँ पर इसके ऊपर जो चार्ज है वो 4.8 इंटू 10⁻⁻18 -10 ESU है, ठीक है ना, ESU है। और D, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो है वो आ रहा है लगभग 1.275 एंगस्ट्रॉम। अब आप निकाल के दिखाओ मुझे इसका डाइपोल मूवमेंट। कैसे निकालेंगे, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी, ठीक है। क्यों यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, जो ऑर्डर होती है, अब मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो समझ में आता है। यहाँ पर कहा जाता है क्यूब का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इसका होता है 10⁻⁻10 ESU, यानी कि जो चार्ज होगा आपको वो किस में होगा, ऑर्डर में 10⁻⁻10 ESU, ठीक है ना, इस ऑर्डर में होता है। तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 गुणा एंगस्ट्रॉम को आप किस में बदलोगे, एंगस्ट्रॉम को हम बदलते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है ना। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, उससे आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो। रटना कुछ नहीं, समझना है। 10⁻8 सेंटीमीटर से हम इसकी गुणा कर देंगे,
तो अब जो हमारे पास आएगा वो आएगा हमारा ESU सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? ESU सेंटीमीटर में। तो अब आप निकाल लो, इसकी गुणा कर लेना आप, जितना भी आए डेट इज जो भी आएगा इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको निकालते हैं। तो यानी कि हमारी डिस्टेंस का ऑर्डर क्या बनता है? वो बनता है हमारा 10⁻8 सेंटीमीटर। ये ऑर्डर डिस्टेंस का होता है और 10⁻10 ESU ऑर्डर होता है हमारा चार्ज का। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से हम निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है वो भी लिख लीजिए। डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है डिवाई, इसको हम बोलते हैं डिवाई या वन डिवाई। एक डायपोल मोमेंट किसके बराबर, वो भी लिखिए आप। इतनी तो लिख लिया आपने। अब हमारे पास इकाई क्या आई? ESU सेंटीमीटर। तो एक डिवाई इज इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। अभी हमने ESU सेंटीमीटर में निकाला था डायपोल मोमेंट, और एक डायपोल मोमेंट यानी एक डिवाई बराबर होती है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है ना? तब तो हमारा आता है, अब जैसे हमारा कितना आया था 4.8 इंटू 1.275 डिवाई। अब हम इसको क्या बोलेंगे? इतना डिवाई। क्लियर हो रही है बात? कैलकुलेट कर लो, इतनी देर में आ गया होगा आपका आंसर। ठीक है ना? इतना डिवाई। क्लियर हो गई? तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। एक और यूनिट होती है, ऐसा यूनिट इसकी आप लिख लो, वो होती है कूलॉम मीटर। कूलॉम मीटर होती है, इसको हम CM कहते हैं। सेंटीमीटर में समझ लेना, डेट इज कूलॉम मीटर। और इसमें कितने किसके बराबर होता है वो भी लिख लीजिए। 1 डिवाई इज इक्वल टू 3.35 इंटू 10⁻30 कूलॉम मीटर। ठीक, ये ऐसा यूनिट हो गई। अब इसमें क्या ध्यान रखना है? डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनमें एक डायरेक्शन होता है। ठीक है ना? कैसे डायरेक्शन होता है देखो, अब वो हम दिखाएंगे डायरेक्शन। HCl, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो नेट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन डेट इज दिस, इधर साइड। इसको डायपोल मोमेंट को इस साइन से शो करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके टाइप की। टाइप की दो टाइप्स की होता है ये। देखो, अगर कोई बॉन्ड पेयर बना हुआ है उसके अंदर डायपोल मोमेंट है तो बॉन्ड पेयर डायपोल मोमेंट। कोई लोन पेयर है उसके अंदर डायपोल मोमेंट है तो लोन पेयर डायपोल मोमेंट। क्लियर है? अब जैसे मान लिया मैंने BF3 लिया, BF3 में सारे बॉन्ड ही है, कोई लोन पेयर है क्या? नहीं है भाई। तो क्या इसमें डायपोल मोमेंट नहीं होगा? पहले ये बताओ। अच्छा, इसमें डायपोल मोमेंट होगा? हाँ भाई, क्यों नहीं होगा डायपोल मोमेंट? इसमें होगा डायपोल मोमेंट। तो किस टाइप से होगा? देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। ये बता पा रहे हो, समझ पा रहे हो? क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फाइनली डायपोल मोमेंट इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, इधर को जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यानी कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये बॉन्ड पेयर डायरेक्शन, बॉन्ड पेयर डायपोल मोमेंट, क्योंकि यहाँ बॉन्ड है सारे। अब जिसमें एक मॉलिक्यूल ऐसा ले ले जिसमें लोन पेयर हो, जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया में लोन पेयर है। अब क्या लोन पेयर की वजह से इसमें डायरेक्शन नहीं होगी? इसको इस तरह से दिखा देते हैं। भाई लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, तो किधर को जाएंगे? ये इधर को जाएंगे। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखनी, लोन पेयर जहां होते हैं वहां डायरेक्शन हम किधर दिखाते हैं? इस एटम से दूर की ओर दिखाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना। बच्चे अक्सर कंफ्यूज जाते हैं कि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो हम किधर की डायरेक्शन दिखाएं इसकी? भाई यहाँ तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। यहाँ तो डायरेक्शन हमें समझ में आ रही है, डेट इज दिस, ये होगी। और कंफ्यूजन कहाँ होता है? यहाँ होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये तो आपके हो गए दो टाइप। अच्छा, कुछ इसकी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वो किस टाइप से आते हैं? जैसे कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा, सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट 0 होता है और ट्रांस का 0 नहीं होता, उसका रीज़न बताइए। तो आप ये देखो, जैसे मान लिया मैंने एक सिस आइसोमर लिया कुछ इस तरह से, ठीक है ना? अब देखो इसमें सिमेट्री बन रही है, सिमेट्रिक प्लेन आ रहा है, बन रही है? नहीं बन रही है। यही मैं ट्रांस लेती हूँ,
अब देखो इसमें सिमेट्री बन रही है, हाँ जी इसमें बन रही है, सिमेट्री है तो ये दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। देखो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इट इज कैंसल्ड, यहाँ पर इधर होगी, वो कैसे पता लगाया, CH3 कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ये आप पढ़ोगे जब GOC पढ़ोगे, उसमें इंडक्टिव फैक्ट पढ़ोगे, तो उसमें जानोगे कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं अल्काइल मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेव करते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर की ओर हो जाती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन उसकी ओर ही तो जाएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे। ये बात ध्यान रखनी है आपको, कहीं आप नहीं तो उसको लिख लो, ठीक है ना। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाता है, तो उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इसकी इधर, एक दूसरे कैंसिल कर रहे हैं बस, तो उसका डायपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ के केस में सिमेट्री तो ऑलरेडी है ही नहीं, यहाँ पर फाइनली डायपोल मूवमेंट इधर की ओर जा रहा है, भैया जोर सारा कार्बन पे लग गया, सॉरी यहाँ पर कहाँ जा रहा है, फ्लोरीन पे, जोर सारा फ्लोरीन पे लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर सीधा जोर सारा कार्बन पे लग गया, तो क्या यहाँ नेट 0 होगा, ना जी, यहाँ तो या तो इधर होगा, ठीक, और इधर होगी डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन, तो यानी कि डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात, तो इस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब एक चीज़ और आती है ऑर्गेनिक में, ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट किस तरह से बिहेव करता है वो भी देख लेते हैं। ये देखो एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, और एक कंपाउंड हमारा ये है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो ये कंडीशन है ऑर्थो, ये है मेटा, ये है पैरा, इसके इस पोजीशन पे ऑर्थो, इस पोजीशन में मेटा, इस पोजीशन पे पैरा। यहाँ पर देखो नेट डायपोल मूवमेंट किधर को जा रहा है, इधर, दैट इज इधर, यहाँ इधर, और यहाँ इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर। ध्यान से देखो यहाँ कैंसिल आउट हो रहे हैं, डायपोल मूवमेंट 0। यहाँ क्या 0 होगा, नहीं, इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा, अब ये तो छोड़ो, ये तो 0 हो गया, इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा ये पूछा जाता है। तो यहाँ देखो एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है, एक रस्सी इधर खींच रहा है, एक रस्सी इधर खींच रहा है, तो फाइनली जोर इधर की ओर लग जाएगा। यहाँ एक रस्सी इधर, एक रस्सी इधर, थोड़ा सा चिथर गया, जोर जो है थोड़ा चिथर गया, तो फाइनल डायपोल मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। क्लियर हो गई बात। तो ये बात हमें ध्यान रखनी कि ऑर्थो का सबसे ज़्यादा, मेटा का सबसे ज़्यादा, और मैं ये हटाऊँ तो दैट इज पैरा का सबसे कम। इस तरह से डायपोल मूवमेंट हम समझ सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब एक चीज़ और आती है इसमें कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अक्सर क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं, कैसे निकालोगे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। कोई भी बॉन्ड है उसके अंदर कैसे निकालें, उसका आप फॉर्मूला लिख लो, एक्सपेरिमेंटल डायपोल मूवमेंट जो वैल्यू आती है एक्सपेरिमेंटल, और थियोरेटिकल जो लिखी होती है। कहने का मतलब थियोरेटिकल वैल्यू वो होगी जो आपको दी गई होगी क्वेश्चन में, और एक्सपेरिमेंटल जो आपको बताया गया होगा कि भाई एक्सपेरिमेंटल चार्ज इतना आया, एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस इतनी आई, तो आप पहले उसका म्यू निकालोगे, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी से, ठीक है। थियोरेटिकल लेकिन दी हुई इतनी है, तो आप निकालो भाई परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है ना। तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। क्लियर हो गई ये बात, और मैंने आपको निकाल के दिखाई दिया था किस तरह से निकाला जाता है। तो ये आपका हो गया डायपोल मूवमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या फिनोमेना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का और डायपोल मूवमेंट का। क्लियर हो गई बात। ऑल द बेस्ट।